वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबह 7 बजे के इस 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ ये 20 मिनट शो में लेकर आता हूँ, और जिसमें 90+ सेशन हो चुके हैं। और इसमें मैं चर्चा करता हूँ यूपीपीसीएस प्री पर, आरओ बीओ से संबंधित सवालों पर। ऐसे सवाल जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो सकते हैं, संभावित हो सकते हैं। आई होप आप सभी इस सेशन को एंजॉय करते होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए ये सेशन आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के मध्य इसे शेयर भी किया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन वीटो अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति वीटो कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। अगला कह रहा है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने के लिए क्या है, बाउंड है यानी बाध्य है। ये राष्ट्रपति की वीटो से संबंधित सवाल है, तो वीटो से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। वीटो एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है रोकना। भारत देश में राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो हैं। एक है एब्सोल्यूट वीटो, जब राष्ट्र जिसे आत्यांतिक वीटो कहते हैं। जब राष्ट्रपति विधेयक को डिनाई कर देता है, मना कर देता है, रोक देता है, तो एब्सोल्यूट वीटो होता है। एक होता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो जिसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। निलंबनकारी वीटो में होता क्या है कि राष्ट्रपति विधेयक को रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति को वापस करता है। और एक होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो जिसे जेवी वीटो कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए रोक देता है, ना हाँ करता है ना करता है। एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग ऑर्डिनरी बिल के लिए भी हो सकता है, मनी बिल के लिए भी हो सकता है। सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग सिर्फ ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक के लिए होता है। पॉकेट वीटो का प्रयोग ऑर्डिनरी बिल के लिए होता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ना तो एब्सोल्यूट वीटो ले सकता है, ना सस्पेंसिव वीटो ले सकता है, ना पॉकेट वीटो। ये बात कौन से संशोधन से स्पष्ट हुई? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें इंदिरा गांधी सरकार ने ये लिखवा दिया कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति के लिए बाध्य है। यानी संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति के लिए, सहमति देने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा, यानी कंसेंट देने के लिए बाध्य होगा संविधान संशोधन विधेयक पर। ठीक है, उसे सहमति देना ही होगा संविधान संशोधन विधेयक पे। ना तो वो संविधान संशोधन विधेयक को वापस कर सकता है, ना उसे रोक सकता है अनिश्चित काल के लिए, बल्कि उसे सिग्नेचर करना ही करना होगा। ठीक है, जब राष्ट्रपति विधेयक को वापस करता है तो उसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, और वापस भी सिर्फ एक बार कर सकता है। यदि संसद ने उसे पारित करके भेज दिया तब राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हो जाता है, और ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में होता है, साधारण विधेयक के केस में। ठीक है, पॉकेट वीटो जेवी वीटो है, जब राष्ट्रपति विधेयक पर कोई रिएक्शन नहीं देता, ना हाँ करता है ना करता है, अनिश्चित काल के लिए अपने पास रोक लेता है, तो उसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं। और यह भी ऑर्डिनरी बिल के केस में होता है, यानी साधारण विधेयक के केस में होता है। क्लियर है? तो ये दोनों वीटो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि ये तीनों वीटो को अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं क्लासीफाई नहीं किया गया है। तीनों वीटो को अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं क्लासीफाई नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 111 की भाषा से ये वीटो पावर निकलकर सामने आती है, और इसी की भाषा से ये 3 वीटो पावर निकलकर सामने आती है। अलग से ये तीनों का क्लासिफिकेशन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, सवाल पर आइए। प्रेसिडेंट कैन वीटो अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं कर सकता। संविधान संशोधन विधेयक को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है क्या, रिटर्न कर सकता है पुनर्विचार के लिए, नहीं कर सकता। संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, जी हाँ। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए क्या हो जाता है, बाध्य हो जाता है। देखिए, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसे कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ। ये 20 मिनट शो जो है आपका, ये 100 सेशन इसमें मुझे लेने थे, और होने वाले हैं, लगभग 1-2 दिन में 100 सेशन हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपके लिए लाइव एक शो लेकर आने वाला हूँ। लाइव यानी अभी तक आपका ये 20 मिनट शो चल रहा था जो कि रिकॉर्डेड था, ठीक, सुबह 7 बजे अपलोड होता था। अब मैं आपको एक 45 मिनट शो लेकर आऊँगा जो कि लाइव होगा।
उसमें भी मैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ चर्चा करूँगा, लेकिन बहुत लोग दिनों से बहुत सारे एस्पिरेंट इस बात की डिमांड कर रहे थे कि सर जो डाउट्स होते हैं वो हम नहीं पूछ पाते। अगर आप लाइव क्लास लेंगे तो शायद शायद कुछ डाउट अपने क्लियर भी हो जाएँ, है ना? तो अब मैं लाइव शो लेकर आऊँगा। ऐसा ही एक शो लाइव चलेगा, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। अभी समय कन्फर्म नहीं है, कल तक समय कन्फर्म हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं टाइम भी बता दूँगा, ठीक है? बाकी इसके 100 सेशन पूरे होंगे, है ना? अभी जितने हुए हैं, अभी जितने हुए हैं उसके अलावा जो बचेंगे वो भी। तो प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू गिव असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये सही हो जाएगा। ओनली 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट हैज सेम फोर्स एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान प्रभाव रखता है। लिखा हुआ राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश है वो संसद के अधिनियम के समान प्रभाव लगता है। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अध्यादेश संविधान में संशोधन कर सकता है। ऑर्डिनेंस मस्ट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक ऑफ इट्स रीअसेंबली, अध्यादेश को संसद के पुनः एकत्र होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना चाहिए। तो देखिए, ऑर्डिनेंस से संबंधित बातें पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से आपको बताते हैं। ऑर्डिनेंस मेरे भाइयों एक शॉर्ट टर्म लॉ है। शॉर्ट टर्म लॉ का मतलब ये होता है कि ये एक अल्प अवधि का कानून है। कैसा कानून? ऑर्डिनेंस एक शॉर्ट टर्म लॉ है। शॉर्ट टर्म लॉ मीन्स अल्प अवधि का कानून है। ये वैसे ही प्रभाव रखता है जैसे संसद का कानून, ठीक है? फिर से सुनिएगा, ये वैसे ही प्रभाव रखता है जैसे संसद का कानून। अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा इशू किया जाता है अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति आर्टिकल 123 की शक्तियों से अध्यादेश जारी करता है। कब जारी करता है? अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब संसद सत्र में न हो, ठीक है? पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, संसद सत्र में न हो और राष्ट्रपति को इस बात की संतुष्टि हो जाए कि तुरंत तुरंत विधि बनाने की आवश्यकता है, ठीक है? तुरंत तुरंत विधि बनाने की आवश्यकता है, तुरंत तुरंत लॉ बनाने की आवश्यकता है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, संसद सत्र में नहीं है। अध्यादेश मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही जारी किया जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि का मतलब उसका विवेक, ये राष्ट्रपति की डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है। राष्ट्रपति की संतुष्टि का मतलब ये है कि सरकार की संतुष्टि, है ना? मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की संतुष्टि, ताऊ की संतुष्टि। प्रधानमंत्री को इस बात की संतुष्टि हो जाए कि तुरंत तुरंत विधि बनाने की जरूरत है, आकस्मिक स्थिति विद्यमान है, सडन सिचुएशन है। तो ऐसे में अगर संसद सत्र में ना हो तो ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है। कौन से विषय पर? विषय कौन सा होगा? कौन से सब्जेक्ट पर ऑर्डिनेंस इशू किया जाएगा? तो जिस पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है, ऐसे विषय जिस पर संसद को लॉ बनाने की पावर है, यानी ऐसे विषय जिस पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है, ऐसे विषय जिस पर पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर है, यानी संसद को कानून बनाने की शक्ति है, उन विषयों पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है, यानी उन विषयों पर ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है। अध्यादेश वैसे ही काम करेगा जैसे संसद का कानून, लेकिन ये शॉर्ट टर्म लॉ है। तो जैसे ही पार्लियामेंट रीअसेंबल होती है, जैसे ही पार्लियामेंट दोबारा आती है, जैसे ही संसद दोबारा बैठती है, उसके 6 हफ्ते के भीतर इसे पारित होना होता है। 6 हफ्ते, अगर नहीं पारित हुआ तो लैप्स हो जाएगा। तो इसकी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है भैया? तो इसकी अधिकतम अवधि, मैक्सिमम जो अवधि हो सकती है वो 6 महीने 6 हफ्ते हो सकती है। अधिकतम अवधि 6 महीने 6 हफ्ते। क्या संविधान संशोधन विधेयक के लिए जारी किया जा सकता है? नहीं। पहले लिखा हुआ है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान प्रभाव रखता है, ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है संविधान में संशोधन, जी नहीं, संविधान में संशोधन ये नहीं कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है अध्यादेश को संसद दोबारा एकत्रित जब हो तो उसके 6 हफ्ते के भीतर पारित होना है, ये भी सही लिखा हुआ है। फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही। अगर 6 हफ्ते के भीतर नहीं पारित हुआ तो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। अगर 6 हफ्ते के भीतर पारित हो गया तब ये क्या बन जाएगा? अगर 6 हफ्ते के भीतर ये पारित हो गया तब ये परमानेंट लॉ बन जाएगा, यानी तब ये अस्थाई कानून का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? अस्थाई कानून का। तो पहला कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान प्रभाव रखता है, सही लिखा हुआ है। दूसरा, संविधान में संशोधन कर सकता है, गलत है। तीसरा, दोबारा संसद जैसे ही रीअसेंबल हो उसके 6 हफ्ते के भीतर, ये भी सही है। कुछ सवाल और पूछे जा सकते हैं। ऑर्डिनेंस का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जी हाँ, इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें सबसे पहला आपका लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार है।
द एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। यह क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के अंतर्गत प्रदान किया गया है, आर्टिकल 143 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। इसमें आपको सत्य कथन चूज करना है, यानी राइट स्टेटमेंट आपको बताना है। ठीक है, पहला लिखा है सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, दूसरा लिखा है इस पर प्रेसिडेंट बाउंड है, तीसरा लिखा हुआ है 143 के अंतर्गत ये प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। तो समझते हैं जरा सा। यदि आप सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मीन्स कि भाई सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, परामर्शकारी क्षेत्राधिकार, विधिक मामलों पर, तथ्य के मामलों पर, फैक्चुअल मैटर्स पर, क्वेश्चन ऑफ लॉ, विधि का प्रश्न अगर खड़ा होता है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, ना ही राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है। ना तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाउंड है और ना ही राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है। एक मामला ऐसा होता है जब राष्ट्रपति सलाह देने के लिए बाउंड होता है, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होता है, वो होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स मीन पूर्व संवैधानिक मामले। पूर्व संवैधानिक मामले ऐसे मामले होते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना ही देना है। बाकी किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाउंड नहीं है, यानी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। दिस इज द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये राष्ट्रपति की ही शक्ति, राष्ट्रपति की भी शक्ति है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, और सुप्रीम कोर्ट की भी शक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ऐसा इसलिए किया गया कि सरकार अगर मान लो कोई विधेयक लेके आ रही है, बिल लेके आ रही है, कोई कार्य कर रही है जिस पर किसी भी प्रकार का लीगल अड़चन पैदा होने की संभावना है, तो उससे पहले ही सरकार क्लियर कर ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अंतिम व्याख्याता है। तो इसलिए पहले ही अगर सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर देगा तो बाद में किसी भी प्रकार का कोई लीगल चैलेंज या लीगल फॉल्ट का कोई चैलेंज बाद में नहीं आएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है। ठीक है, अब ये सवाल ये भी उठता है कि हाई कोर्ट के पास भी सलाहकारी क्षेत्राधिकार होता है? नहीं जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा और किसी भी न्यायालय को सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं है। हाई कोर्ट के पास इस तरह का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट है जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सलाह राष्ट्रपति पर बाउंड है, ये गलत लिखा हुआ है। 143 के अंतर्गत ये सही लिखा हुआ है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 143 के तहत ये बहुत बार पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना है। ये देखो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आपके, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। अभी 2 सवाल और बचे हैं। 9289996923 ये नंबर इसलिए है कि अगर आप कोई भी बैच परचेज करना चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हैं, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, प्री के लिए कैसे पढ़ें, मेंस के लिए कैसे पढ़ें, प्री के लिए कौन सा बैच, मेंस के लिए कौन सा बैच, आरओ के लिए भी क्या कोर्स अवेलेबल है, बीओ के लिए भी उपलब्ध है, या सिर्फ प्री के लिए है, या फाउंडेशन के लिए, ये सारे सवाल आपके मन में घूम रहे हैं, तो यहाँ आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद यदि आपको लगा कि आपकी तैयारी में आपको कोर्स खरीदने की आवश्यकता है, आपको कोई बैच लेने की आवश्यकता है, तो एक कोड है VL लाइव, ये आपका ऐसा कोड है जिसे आप फैकल्टी कोड के नाम से जानते हैं, मतलब अध्यापक का कोड है। इस पर आपको जो भी उस समय का डिस्काउंट चल रहा होगा उसमें सबसे ज़्यादा आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप फैकल्टीज़ का कोड लगाते हैं तो इससे आपका प्रेम भी जाहिर होता है फैकल्टीज़ के प्रति। तो ये VL लाइव आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। खैर आगे आते हैं, अभी मैं बता दूंगा कैसे कैसे बैचेस के बारे में आप खुद से जान सकते हैं। तो अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल आपका कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 256 एम्पावर्स द यूनियन टू इशू डायरेक्शन टू द स्टेट। अनुच्छेद 256 संघ को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति देता है। ये निर्देश राज्य सूची के विषयों पर भी दिए जा सकते हैं। नॉन कंप्लायंस कैन लीड टू अ प्रेसिडेंट रूल ऑटोमेटिकली। अनुपालन न करने पर स्वतः राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अनुपालन न करने पर कहा जा रहा है कि स्वतः यानी अपने आप राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो एक बात समझिए, सबसे पहली बात तो ये कि केंद्र क्या राज्यों को निर्देशित कर सकता है? सबसे पहला सवाल तो ये, जी हाँ। हर मामले में कर सकता है? नहीं। अगर 352 लगा है, 352 लगा है मतलब नेशनल इमरजेंसी लगी है,
तब तो केंद्र राज्यों को सारे मैटर्स में, हर मामले में निर्देशित कर सकता है। लेकिन अगर 352 नहीं लगा है, 352 नहीं लगा है, तो केंद्र राज्य को कुछ मामलों में निर्देशित कर सकता है, यानी कुछ स्पेशल केसेस में इंस्ट्रक्शन दे सकता है, जैसे रेलवे की संपत्ति के रखरखाव को लेकर, ठीक है, संचार के साधनों के रखरखाव को लेकर। अनुच्छेद 256, 257, 258 अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो 256 यूनियन को एम्पावर कर दे रहा है कि स्टेट को निर्देश देने की शक्ति देता है। ये बात बिल्कुल सही लिखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। राज्य सूची के भी विषयों पर दिए जा सकते हैं स्टेट लिस्ट में, ठीक है। लेकिन अगर राज्य केंद्र के निर्देशों को न माने या मानने में विफल हो जाए, तो क्या राष्ट्रपति शासन का ये आधार बनेगा? तो आर्टिकल 365 अगर आप कहेंगे, पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 365 तो सीधे सीधे ये कह रहा है कि यदि राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने में विफल हो जाए, फिर से सुनिएगा, यदि राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने में विफल हो जाए, तो ये आधार बनता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन क्या ऑटोमेटिकली लग जाएगा? यहां लिखा हुआ है स्वतः, ये गलत हो जाएगा। हाँ, राष्ट्रपति शासन का आधार निर्देशों को न मानना हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, स्वतः राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ये गलत होगा। तो इसमें जो आंसर होगा आपका, वो फर्स्ट एंड सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो ये टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप जुड़ जाएंगे, तो इसमें आपको क्या होगा कि आप कोई भी मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे बातचीत कर सकते हैं, कोई भी असुविधा हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे आप सब कुछ खुद से जान सकते हैं। आप गूगल पे लिखिए स्टडी आईक्यू, सीधा सा खुद से ट्राई करिए, और फिर आप जाइए www.studyIQ.com पर। जब आप www.studyIQ.com पर जाएंगे कुछ इस तरह से, तो देखिए आएगा यहाँ पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स। पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स में आप स्टेट पीसीएस पर जाइए। कहाँ जाना है? स्टेट पीसीएस पर। फिर आपको कहाँ जाना है? बिहार में, उड़ीसा में, हरियाणा में नहीं, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। यदि आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो देखिए क्या लिखा है, आरंभ। आरंभ एक ऐसा बैच है जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। आलेखन, आलेखन एक ऐसा बैच है जो कि मेंस का आंसर राइटिंग रिकॉर्डेड बैच है, ओनली मेंस का। जिन लोगों ने पढ़ा है, जिसका बेसिक मजबूत है, वो सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये प्री का बैच है यूपी पीसीएस। ये प्री की टेस्ट सीरीज है आपकी, ठीक। ये मेंस की टेस्ट सीरीज है आपकी। ये पेपर 5-6 जो मेंस में होता है, यूपी में जो पूछा जाता है, यूपी स्पेशल का, ठीक है, उसका बैच है। ये आर ओ मेंस का बैच है, ये आर ओ का फाउंडेशन बैच है, ये बीओ का बैच है। इसमें किसी भी बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। कैसे? जैसे इस समय 50% का ऑफ भी चल रहा है और डबल वैलिडिटी भी चल रही है। तो कैसे जान सकते हैं? तो इस तरह बैच पे आप क्लिक करिए, यहाँ डाउनलोड करके पूरी की पूरी बातें आप समझ सकते हैं, कब कब क्या शेड्यूल होगा, कितने दिन में सिलेबस खत्म होगा, सिलेबस में क्या क्या रहेगा, वो सारी की सारी बातें यहाँ आप समझ सकते हैं। आरंभ में दो तरह के बैचेज होते हैं। एक गोल्ड, गोल्ड में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, इंडिविजुअल मेंटरशिप मिलती है, और इस समय 2 साल की वैलिडिटी मिल रही है। करंट अफेयर मैगजीन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, 1100 प्लस घंटे का इसमें आपको क्या मिलता है, 1100 प्लस घंटे की आपको लाइव क्लासेस गोल्ड में मिलती है, ठीक है, प्री और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। वहीं पर यदि आप प्लेटिनम की बात करेंगे, तो प्लेटिनम में मेरे भाई आपको लाइव क्लासेस तो मिलेगी ही मिलेगी 1100 प्लस घंटे की, साथ ही 5 बैच एक्स्ट्रा और किताबें आपके घर जाती हैं। 5 बैच एक्स्ट्रा कौन सा? एक एमसीक्यू, एक प्री का, एक मेंस आंसर राइटिंग का, एक फाउंडेशन प्री कम मेंस का रिकॉर्डेड बैच, क्योंकि पढ़ेंगे आप इसमें लाइव, और एक रिकॉर्डेड आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक। प्री का एक बैच हो गया, एक आपका मेंस का हो गया, एक आपका फाउंडेशन रिकॉर्डेड हो गया, एक एमसीक्यू हो गया, एक एनसीईआरटी हो गया, ठीक है। इतने बैचेज आपको मिलते हैं, साथ साथ किताबें आपके घर जाती हैं, और इसमें 4 साल की वैलिडिटी रहती है। तो इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। यहाँ बाई नाउ पे जाइए, अपना मोबाइल नंबर एंटर करिए, ओटीपी डालिए, और उसके बाद कोड लगाइए वीएल लाइव, और इस समय डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट अवेल करिए और बैच में एनरोल करिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और चयनित होइए, देश के विकास का माध्यम बनिए। थैंक यू।